हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने किया था माइनर्स एग्रीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो टॉपिक आ रहा है इसमें कैपेसिटी में मैंने बताया था 3 होता है। एक होता है माइनर एग्रीमेंट, एक होता है अनसॉन माइंड, है ना। अब नेक्स्ट वही है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अनसॉन माइंड। अब ज़रा समझिएगा कि अनसॉन माइंड को लेके लॉ ने क्या बोला है। अनसॉन माइंड मैंने बताया था जो इनसेन होता है, इनसेन बोल दो, अनसॉन माइंड बोल दो, या फिर आप उसे मैड बोल दो, एक ही बात है। जिसको जो वर्ड समझ आ जाए, एग्जाम में सब समझ आने चाहिए, है ना, इसलिए सारे वर्ड सीखो। अनसॉन माइंडेडनेस, इंसेनिटी, मैडनेस, एक ही बात है। अब लॉ ने क्या बोला, कहता है, लॉ कहता है देखिए साउंड माइंडेड कौन होता है। कहता है साउंड माइंडेड कौन होता है, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये सब। कहता है साउंड माइंडेड वो होता है जिसके साथ 2 बातें होती हैं। पहली बात, हम आपको क्या बोल रहे हैं समझ आ रहा है, कि हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ आ रहा है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि अगला बंदा क्या बोल रहा है ना, वॉट, तो फिर पहली बात। दूसरी बात, कि आपको ये समझ आ रहा है कि इसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आप उसका इफेक्ट समझ पा रहे हो। तो आंसर इज हाँ जी, मैं इफेक्ट भी समझ पा रहा हूँ। अगर ये दोनों बातें हैं तभी आप क्या हो, साउंड माइंडेड हो। इसका मतलब है अगर आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा उसके ऊपर, आपके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर आप साउंड माइंडेड, आई एम सॉरी, आप नहीं हो। आप मतलब XYZ कोई भी, ठीक है। आप और मैं क्यों ऐसी बातें करें अपने बारे में, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन जिसको ये तो पता चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये उसको पता नहीं चल रहा है, तो कानून कहता है कि भैया फिर वो साउंड माइंडेड नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से हिला हुआ है उसका मामला, ऐसे, राइट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल जो मैंने रियल लाइफ में कभी देखा, आप भी देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल रोज देखने को मिलते हैं हमारे को, तो वो बता रही हूँ। एक बार किसी ना कॉकटेल पार्टी में थे, मैं किसी कॉकटेल पार्टी में थी, किसी क्लोज वन ने, कोई मैरिज का ओकेजन था उसकी, और मैरिज से एक दिन पहले उसने कॉकटेल पार्टी रखी थी, तो हमें भी बुलाया था, तो मैं भी चली गई अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे देखा, अब कॉकटेल पार्टी में सबको पता है पीना पिलाना बहुत होता है और नशे में आ जाते हैं कुछ लोग फिर। तो एक अंकल जो हैं वो लेटे हुए कारपेट के ऊपर, और उनके बाकी जो रिलेटिव्स थे वो उनके चारों तरफ खड़े हुए थे। तो मैं भी वहाँ चली गई कि ये क्या हो रहा है देखने के लिए। तो मैंने जो देखा, है ना, ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो देखा, वो जो अंकल ज़मीन पे लेटे हुए थे वो बहुत पी ली थी उन्होंने, बिल्कुल नशे में जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो बाकी अंकल लोग थे, जो अंकल आंटी खड़े हुए थे उनके आसपास, उनके उन्हीं के रिलेटिव्स थे सारे के सारे, सारे क्लोज वन, भाई बंधु थे उनके, बंधु भी क्या थे, भाई ज़्यादा थे उनके, भाई बहन सब। अब वो सब क्या कर रहे थे, देखो ध्यान से सुनना। वो ना उनको कुछ ऐसी बातें बोल रहे थे जिसको देख के मुझे ये लगा कि जो अंकल लेटे हुए थे उनको पता चल रहा था कि ये सब क्या बोल रहे हैं। मतलब जो खड़े हुए थे वो कुछ बोल रहे थे, और जो लेटे हुए थे उनको सब पता चल रहा था कि क्या बोल रहे हैं। और फिर वो उनका जवाब भी दे रहे थे, जो लेटे हुए थे अंकल नशे में। अब जो जो वो जवाब दे रहे थे उससे वो अपना मजाक बनवा रहे थे। फिर से सुनो, कि जो लोग खड़े हुए थे वो उनको कुछ कमेंट्स दे रहे थे, उन कमेंट्स को वो रिएक्ट कर रहे थे, उस रिएक्शन से अंकल खुद अपना मजाक बनवा रहे थे। अब क्या कोई नशे में होगा तभी ऐसे करेगा ना, इसका मतलब अगर कोई नशे में नहीं है तो क्या वो ऐसे करता है ना। आप और मैं बिल्कुल सही है, तो अगर हमें कोई कुछ करेगा, कमेंट्स देगा, तो क्या हम ऐसे रिएक्शन देंगे कि हमारा खुद का मजाक बने। आंसर इज नो, क्योंकि हम साउंड माइंडेड हैं, हम सेन हैं, हम मैड नहीं हैं, जैसे उस वक्त वो अंकल अनसाउंड माइंडेड थे। तो ये दोनों बातें उनके ऊपर फिर से लगाओ, कि उनको ये तो समझ आ रहा था अंकल को कि वो लोग क्या कह रहे हैं, उनके भाई लोग या सिस्टर लोग, लेकिन जो वो जवाब दे रहे थे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको ये नहीं पता चल रहा था कि मैं अपना ही मजाक बनवाए जा रहा हूँ सब कुछ। वो खुद भी हंसे जा रहे, उनके भाई बंधु भी हंसे जा रहे। इससे साफ पता चल रहा था कि वो उस वक्त साउंड माइंडेड नहीं है। अब इसी स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ, अगर मान लो उस नशे की हालत में उन अंकल से कोई कागज़ पे साइन करवा ले, और बाद में वो अंकल प्रूव कर दे कोर्ट ऑफ लॉ में कि जब मैंने ये साइन किए तब मैं नशे में था, तो वो जज साहब उस कागज़ को वैलिड रखेंगे या वॉइड कर देंगे। सोचो, आई रिपीट, कि वो जो अंकल नशे में हैं, अगर वो उस कागज़ पे साइन कर देते हैं और बाद में वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं उस कागज़ की वजह से, और फिर वो प्रूव कर देते हैं कि जज साहब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहता, ये साइन मैंने ज़रूर किए हैं लेकिन उस वक्त मैं नशे में था, अगर वो ये बात प्रूव कर जाते हैं तो फिर वो डील मानी जाएगी या वॉइड हो जाएगी।
तो आंसर आता है वर्ड हो जाएगी, क्योंकि वो उस वक्त कॉम्पिटेंट नहीं थे, क्योंकि वो उस वक्त अनसाउंड माइंडेड थे। तो अनसाउंड माइंड कौन होता है या साउंड माइंडेड कौन होता है? जिसको दोनों बातें समझ में आ रही हो। पहली बात कि क्या कहा जा रहा है ये समझ आ रहा हो, यू अंडरस्टैंड द कंटेंट, एंड द सेकेंड पॉइंट व्हाट इट विल हैव इम्पैक्ट अपॉन यू और द अदर पर्सन। आपको ये बातें समझ में आ रही हैं कि आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तब आप क्या हो, साउंड माइंडेड हो, राइट। अब इसके ना बड़े सारे केसेस हैं, पेज नंबर 33 पे है। और पता है क्या असली बात, इंसान कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कैसा है, साउंड है या अनसाउंड है, ये मैटर करता है। कॉन्ट्रैक्ट से हटकर किसी टाइम पे वो अनसाउंड है तो उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट से हटकर वो साउंड है तो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है हमारा जो मकसद है वो देखना कि जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ओरली या रिटन या जैसे भी, उस वक्त वो साउंड माइंडेड था या उस वक्त वो अनसाउंड माइंडेड था। अगर उस वक्त वो साउंड माइंडेड था तो फिर वैलिड है, अगर उस वक्त वो अनसाउंड माइंडेड था तो फिर वो वॉइड है, ये आप भी सोच सकते थे, राइट। अब मुझे बस कुछ शब्द सिखाने हैं आपको जो पेज नंबर 33 पे हैं, और इसमें पहला वर्ड आता है ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक होता है जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसको दौरा पड़ता है ना पागलपन का, वो फिर जो होता है वो कौन होता है, ल्यूनाटिक होता है। इसका मतलब है पागलपन का दौरा सब समझते हैं कि कभी वो पागल है और कभी वो पागल नहीं है ना। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, रियल है, आई डोंट नो, मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे बताई थी कि कोई मिस्टर एक्स, उनके दिमाग की ना कोई एक नस जो थी वो दब गई थी। उस वजह से वो कभी कभी ना अपने, जैसे वो उस वक्त 50-60 साल लगा लो, अब एग्जैक्टली थोड़ा ना मुझे याद है, बहुत पुराना किस्सा है। उस वक्त वो एक्चुअल एज उनकी 60 साल थी। तो बच्चा मुझे बता रहा था कि वो ना कभी कभी अपने उस एज में चले जाते थे जब वो 18-20 साल के थे, और वो बिल्कुल उन, जब वो ऐसे होता था उस एज में चले जाते थे 60 साल की उम्र में भी, तो फिर वो उस वक्त के सारे लोगों को याद करते थे, उस वक्त के लोगों के हिसाब से बातचीत करते थे, उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसे हो जाता था जैसे वो उस एज में थे, वो उस तरह की बातें करते थे, और फिर वो वापस आ जाते थे अपनी एज में थोड़े टाइम बाद। तो ये क्या था, ये ल्यूनेसी थी उनके अंदर, ल्यूनाटिक थे वो उस वक्त, जब वो दौरा पड़ता था। और जब वो दौरा नहीं पड़ा हुआ तब फिर वो अपने 60 साल की उम्र में है तो वो नॉर्मल है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप बता दोगे कि जो लुनाटिक है अगर वो उस वक्त दौरा पड़ा हुआ है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिर वो क्या होगा? सोचो कि लुनाटिक है, दौरा पड़ा हुआ है, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा? आंसर है वॉइड। प्रूव कैसे करेंगे वो हम नहीं बात कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। प्रूव तो करना ही पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि जिस वक्त दौरा पड़ा हुआ उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड, राइट। अब इसमें वो लाइन है जो मैं पढ़ना चाहूँगी, कहते हैं ही इज़ अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम इंटरमिटेंट इंटरवल्स, है ना, ये वर्ड मैंने सिखाया था आपको। कहता है हु सफर्स फ्रॉम, लिखती हूँ आपके लिए अच्छा लगेगा आपको, हु सफर्स फ्रॉम इंटरमिटेंट इंटरवल्स, देखो वर्ड गलत नहीं कर लिखना, अच्छा, इंटर, ये तो ना आना चाहिए था, ठहरो, अब देखो, इंटरमिटेंट, चलो अच्छा है, अलग ही हो गया, इंटरमिटेंट है ना, ऐसे सोचो, इंटरमिटेंट, जिसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, इंटरमिटेंट है ना, इंटरमिटेंट इंटरवल्स of sanity and insanity। अब मैंने अभी बताया था सेन कौन होता है? साउंड माइंडेड। तो इनसेनिटी क्या होगा? सेनिटी क्या होगा? साउंड माइंडेडनेस। तो इनसेनिटी क्या होगा? अनसाउंड माइंडेडनेस, पागलपन, है ना। अब देखो, ही इज़ द पर्सन हु सफर्स फ्रॉम इंटरमिटेंट इंटरवल्स ऑफ सेनिटी एंड सेनिटी। इसका मतलब है ये एक ऐसा इंसान है जिसको इंटरवल्स में कभी सेनिटी होती है कभी इनसेनिटी होती है। इसका मतलब है अभी सेन है, थोड़े टाइम बाद इंटरवल के बाद वो इनसेन हो जाएगा, अभी सेन फिर इनसेन, ऐसे, तो उसको दौरा पड़ता है, इसका मतलब है, तो उसको बोलते हैं ल्यूनाटिक। तो मैं चाहूँगी ये लाइन आप लर्न करो, बिना देखे बोलना जरा। सफर्स फ्रॉम इंटरमिटेंट, क्या था? इंटरवल्स, फिर क्या था? ऑफ सेनिटी एंड इनसेनिटी, राइट। इसको क्या बोलते हैं? लुनाटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इडियट। अभी बताया था मैंने आपको वोकैबुलरी सिखाते हुए कि इडियट होता है परमानेंटली मैड। तो जो हमेशा ही मैड है उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बेटे मेरे? वर्ड होगा, क्योंकि वो तो पागलपन है, तो पागल खाने में होना चाहिए उसे इलाज के लिए।
कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लायक वो बंदा नहीं है, राइट। ओके, उसके बाद एक वर्ड आता है जो फिर आपको अभी भी मैंने एग्जाम्पल दिया था मेरे अंकल का जो देखे थे, ड्रंकन, है ना। ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड ऐसे पढ़ो, आपको स्पेलिंग याद हो जाएंगे। इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड। तो इंटॉक्सिकेटेड क्या होता है? वही ड्रंकन, जो नशे। एक्चुअली इंटॉक्सिकेटिंग होता है, इंटॉक्सिकेटेड होता है जिसके ऊपर कोई भी नशे का प्रभाव है, चाहे वो सिगरेट का है, चाहे वो ड्रग्स का है, चाहे वो अल्कोहल का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर किसी भी नशे का प्रभाव है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेटेड, राइट। तो वो मैंने एग्जाम्पल अभी दे दिया कि जिस वक्त वो ड्रंकन या इंटॉक्सिकेटेड है उस वक्त वॉइड है, जिस वक्त वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है हिप्नोटिज्म। बस वर्ड सिखाने, लॉ आपको सारा आता है। द वर्ड इज हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म क्या होता है? 3 वर्ड सीखो इसके लिए। आर्टिफिशियली इंड्यूस स्लीप, बुक पढ़ोगे मिलेंगे ये वर्ड्स आपको, लेकिन अभी आप बुक नहीं देखो, अभी आप इसको देखो स्क्रीन को। आर्टिफिशियली, चलिए ये होता है आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल है ना। तो आर्टिफिशियली इंड्यूस स्लीप क्या वर्ड है? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लीप। अब इसका मतलब सोचो, इंड्यूस होता है एनकरेज करना, है ना। तो आर्टिफिशियली मतलब आपने कुछ आर्टिफिशियली करा है जिससे कि सामने वाले को सुला दिया है, देख लो। आर्टिफिशियली इंड्यूस स्लीप इसका मतलब है आपने उसको हिप्नोटाइज किया है। हिप्नोटाइज का मतलब है आपने उसके दिमाग को सुला दिया है और कुछ अपने तरीके से, जिसकी वजह से उसका दिमाग सो गया है और वो फिर किसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है? आपके दिमाग के मुताबिक। इसका मतलब है हिप्नोटाइज करना क्या होता है? हिप्नोटाइज होता है उसको तो वशीभूत कर लिया आपने। वशीभूत करने का मतलब है अपने वश में कर लिया, उसका मतलब है उसका दिमाग सुला दिया और उसका अब वो किसके दिमाग के अनुसार चल रहा है? आपके दिमाग के अनुसार। अगर एक व्यक्ति अपने दिमाग को छोड़कर किसी और के दिमाग के हिसाब के अनुसार, उसके दूसरे के दिमाग के अनुसार चलना शुरू कर दे तो इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति ने इस व्यक्ति को क्या किया? हिप्नोटाइज, राइट। अब अगर वो ये प्रूव कर दे कि इसने जब मेरे से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराए उस वक़्त मैं हिप्नोटाइज था, उस वक़्त मैं आर्टिफिशियली इंड्यूस स्लीप के वजह से अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो फिर उस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड। इसका मतलब है जब वो हिप्नोटाइज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, लेकिन अगर हिप्नोटाइज्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है मेंटल डिके, जो अभी मैंने सिखाया था आपको, सिनाइल डिके या सिनाइलिटी। तो मेंटल डिके क्या होता है? मेंटल डिके कि आपका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ एज, है ना, जिसे हम बोलते हैं सठियाना या सेनाइलिटी। तो फिर अगर मेंटल डिके हो गया है, दिमाग वीक पड़ गया है, या फिर जो आपका इवन मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं कि मेडिकल रीजंस की वजह से मेंटल डिके हो गया या एज की वजह से हो गया, तो उस दौरान भी अगर एक अम्मा जी हैं, मान लीजिए 80 साल के हैं, अगर वो अम्मा जी प्रूव कर दें कि मेरे बच्चों ने या मेरे पोते ने या मेरे जो भी उसके डिसेंडेंट्स हैं, तो उन्होंने जो है वो मेरे को कागज़ पे साइन करवाया, तो मेरे को लगा मैं पावर ऑफ अटर्नी पे साइन कर रही हूँ, जबकि ये तो मेरी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के कागज़ थे। सोचो, अम्मा जी कहती हैं जी जज साहब ये तो मेरी प्रॉपर्टी ही ले गए, मेरे को तो नहीं लगा कि ये प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, मैं तो सोच रही थी इन्होंने मुझे समझाया कि पावर ऑफ अटर्नी है, मैंने तो वो ये समझ लिया और मेरे को तो समझ ही नहीं आई क्या हो रहा है, तो क्या वो प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी? तो आंसर इज़ यस, क्योंकि जो अम्मा जी ने साइन किया है वो वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मेंटल डिके हो चुका है, दिमाग इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, अपनी एज के कारण वो ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते हैं। इसलिए अगर कोई उनका नुकसान करता है तो वो चीज़ वो वापस ले सकते हैं प्रूव करके कि उनका मेंटल डिके हुआ था। यस और नो? लॉ बहुत अच्छा बना अगर आप ध्यान से देखें। उसके बाद आगे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, लास्ट जो इनकेपेसिटी होती है वो होता है अदर पर्सन, जिसमें आता है अदर पर्सन्स में, लिखती हूँ मैं हेडिंग, अदर पर्सन्स, जो लास्ट टॉपिक है।
और अदर पर्सन्स में पहला आता है एलियन एनिमी। पहली बात आती है एलियन क्या होता है। एलियन होता है ऑफ द अदर कंट्री। बच्चों से पूछो क्लास में एलियन कौन होता है तो बोलते हैं जादू। मूवी याद है आपको? फिलहाल एलियन कौन होता है? ऑफ द अदर कंट्री। ऑफ द अदर कंट्री मतलब भाई साहब हिंदुस्तान छोड़ के कहीं कभी निवासी ले लीजिए, वो कौन है? हमारा एलियन, राइट। अब एलियन दो होते हैं, सबको पता है। एक होता है एलियन फ्रेंड, और फ्रेंड का उल्टा कौन होगा? आपका एनिमी, है ना। अब कोई भी व्यक्ति एलियन है मतलब वो हिंदुस्तान के बाहर का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का है, चाइना का है, तो वो हमारे एलियंस हैं, राइट। अब वो एलियन फ्रेंड है, इसका मतलब है, देखिए, व्यक्ति विशेष किसी दूसरे व्यक्ति विशेष का फ्रेंड या एनिमी अपनी वजह से नहीं बनता है एलियन का। हम कंट्री की वजह से एलियन फ्रेंड होते हैं या एलियन एनिमी होते हैं। अगर आज हमारी खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो, कभी भी नहीं होना चाहिए, मान लीजिए किसी कंट्री के साथ वॉर हो गई, इंडिया की एक्स कंट्री के साथ, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी, तो मैं कुछ सोचूँ भी क्यों, है ना। कि इंडिया का मान लीजिए किसी एक्स कंट्री के साथ जो है वॉर हो गया, तो एक्स कंट्री का कोई भी व्यक्ति हमारा एनिमी होगा या फ्रेंड होगा? तो आंसर है एनिमी होगा। आप भी समझदार हैं। तो एलियन फ्रेंड कौन है? जिसके साथ, जिस कंट्री के साथ हमारा कोई वॉर नहीं है, उसका हर व्यक्ति विशेष हमारा कौन है? फ्रेंड है। लेकिन जिसके साथ वॉर हो गया, जो कभी ना हो भगवान करे, मान लो हो गया वॉर, तो जो उसका हर व्यक्ति विशेष है, जो भी उसका निवासी है, जो भी वहाँ के नेटिव्स हैं, वो उसके कंट्रीमैन, वो सारे के सारे हमारे कौन हो जाएंगे? एलियन एनिमी। अब बात आती है एलियन फ्रेंड के साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो दुनिया चल रही है भैया इसी के सहारे, ग्लोबलाइजेशन। हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं सब बैठे हुए। तो ये जो एलियन फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वैलिड है। लेकिन बात आती है क्या एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि जब वॉर हो रखी है तब सही नहीं है। हमारा लॉ हमें इजाज़त नहीं देता कि हम उस कंट्री के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, इसलिए नहीं करना चाहिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होगा? वॉइड आएगा, ठीक है। अब आपने बोला नहीं नहीं सर, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो बिफोर वॉर का था, बिफोर वॉर ही हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, कैसी बातें करते हैं, तो वो वॉइड कैसे हो सकता है? तो उसके फिर दो मुद्दे उठे कि जो बिफोर वॉर है, अब वो ड्यूरिंग वॉर वो वॉइड हो जाएगा, उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा अगर वो, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, अगर वो अगेंस्ट आवर कंट्री है, अगर वो हमारे नुकसान का है, अगर वो हमारे खिलाफ है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो हमारे बेनिफिट के लिए है, अगर उसमें हमारा फ़ायदा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस डील से हमें अच्छा लगेगा, हमारा फ़ायदा होगा, हमारा बेनिफिट है, तो उसे वॉर के दौरान सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड। और सस्पेंड का मतलब है जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिवाइव हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से सुनो सारा कि एलियन हो गया ऑफ द अदर कंट्री, अगर फ्रेंड है तो वैलिड है, एनिमी है तो वॉइड है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वॉर है तो वॉर के दौरान अगर वो हमारे खिलाफ है तो हम उसे डिसॉल्व कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर वो हमारे बेनिफिट में है तो उसे हम सस्पेंड कर देते हैं, ऐसे कि वॉर के बाद हम उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू कर देंगे, राइट। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो सेकंड पॉइंट आता है वो है फॉरेन सॉवरेंस का। अगर आप देखें फॉरेन सॉवरेन, ये वर्ड भी मैंने आपको सिखाया था, सॉवरेन, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, अब देखो सॉवरेन, सॉवरेन थोड़ा लिखने से प्रैक्टिस करने से याद होगा क्योंकि इसमें साइलेंट है ना लेटर्स। तो सॉवरेन, सॉवरेन होता है सुप्रीम पावर। सॉवरेन क्या होता है? सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर क्या होता है? जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। अब वो तो देश की सरकार होती है ना। तो फॉरेन सॉवरेंस, फिर देयर डिप्लोमेटिक स्टाफ, डिप्लोमेटिक स्टाफ, डिप्लोमेसी एक वर्ड सिखाया था मैंने आपको। डिप्लोमेसी क्या होता है? आर्ट ऑफ होल्डिंग डिस्कशन एट इंटरनेशनल लेवल। तो जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे, हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे, दूसरे गवर्नमेंट के नुमाइंदे, नुमाइंदे बोले तो रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बात करते हैं या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के वो सब, तो उनको हम बोलते हैं डिप्लोमैट्स, डिप्लोमेटिक स्टाफ, राइट। और एक और वर्ड उसने यूज़ किया, एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट, एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
फॉरेन स्टेट। अब देखो, सबके सब एक ही वर्ड, सबके सब एक ही वर्ड है। फॉरेन सॉवरेंस मतलब फॉरेन गवर्नमेंट के बंदे जिनके पास सुप्रीम पावर है, या फिर उनका डिप्लोमेटिक स्टाफ, फिर वही बात है गवर्नमेंट के बंदे, फिर एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट, फिर से वही मतलब है। इसका मतलब है एक ही छोटी सी बात बार बार आ रही है इनके ज़रिए कि बाहर के गवर्नमेंट के बंदे हमारी कंट्री में आए, तो पॉइंट ये आता है कि इनको हमारे हमारे को ना, इनको ना बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई है, इनको ना बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिली हुई है। अब ये सब क्या है जो मैं लिख रही हूँ, पावर मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली हुई है, तो इसका मतलब है कि अगर ये लोग, है ना, किसी भी कंट्री का कोई भी मिनिस्टर यहाँ पे आया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आया, कोई भी आया, तो वो तेरे मेरे जैसे हिंदुस्तानी के खिलाफ कोई अगर हमारे हिंदुस्तान की कोर्ट में केस करना चाहे तो बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है। फिर से सुनिए कि ये जो बाहर देश के गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, ये अगर हमारे किसी भी हिंदुस्तानी के खिलाफ हिंदुस्तान की ही कोर्ट में आके केस करना चाहे तो इनके पास पावर होती है, ये केस कर सकते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को इन पावरफुल लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान के कोर्ट में अगर केस करना है तो हमें हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से ही परमिशन लेना पड़ेगा। ये इनकी पावर है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये इतने पावरफुल हैं कि हम लाइसेंस लिए बगैर, हम परमिशन अपनी गवर्नमेंट से लिए बगैर इनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। ये इनकी इम्यूनिटी है। सोचिए, तो ये पावर और इम्यूनिटी की वजह से लॉ ऐसा बना, क्योंकि इनको ज़रूरी है ये पावर और इम्यूनिटी। इसलिए लॉ ने बोला कि ये तो किसी के भी खिलाफ हिंदुस्तान के गवर्नमेंट में, इंडिया के गवर्नमेंट में, और सॉरी इंडिया के कोर्ट में आके केस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इंडियन को इनके खिलाफ केस करना अलाउड नहीं है। उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, कोई अगर एक्स किंग है, एक्स किंग समझते हैं आप, कोई भी किसी भी कंट्री का पुराना राजा है, उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं। उसके खिलाफ केस करने में हमें किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न है वो एक्स हो गया ना, वो किंग था, अभी थोड़ी ना है, तो इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जो आज की डेट पे फॉरेन सॉवरेंस हैं, इसको आप और मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी भी कारण। करना है तो पहले क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस, राइट। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस, अब ना इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक आती है स्पेशल एक्ट कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी, और दूसरी आती है कंपनी। अब कंपनी क्या होता है? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। कोई भी आपसे पूछे ना, बताइए जरा कंपनी क्या होता है, तो आप क्या बोलो? दैट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कि कोई अगर कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो इसीलिए बस उसको कंपनी बोलते हैं, ठीक है। अब कंपनी के ऊपर क्या लगा? एक तो कंपनीज एक्ट लग गया, दूसरा कंपनी का अपना एमओए होता है, अपना एओए होता है। एक्चुअली तो एमओए इंपॉर्टेंट है इस टाइम, लेकिन ठीक है, बताने को बता दिया कि कंपनी के पास एक तो कंपनीज एक्ट होता है और एक उसका एमओए और एओए होता है, ठीक है। और स्पेशल एक्ट कंपनी के पास क्या होता है? अपना स्पेशल एक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल आरबीआई, आरबीआई के पास क्या है? आरबीआई एक्ट है। एक आरबीआई को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? आरबीआई एक्ट निकाल दिया भाई साहब। अब असली बात आती है, एक वर्ड है जो आपको सीखना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है ना, ये आरबीआई एक्ट है मान लीजिए, तो इस एक्ट के अंदर रहकर जो भी काम किया वो इंट्रा वायर्स है। इस एक्ट के अंदर रहकर जो भी काम किया वो क्या है? इंट्रा वायर्स है। लेकिन अगर इस एक्ट के बाहर जाके काम किया तो वो अल्ट्रा वायर्स है। अब ये वर्ड सीखना है आपको। देखिए, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंट्रा का क्या मतलब होता है? विद इन, विद इन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वायर्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स। जो भी काम वो कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटे मेरे? ऑब्जेक्ट्स। अब सोचो, इंट्रा वायर्स क्या हो गया? विद इन ऑब्जेक्ट्स, और अल्ट्रा होता है बियॉन्ड, आउटसाइड, कुछ भी बोल दो। अब सोचो कि अगर आपने आरबीआई एक्ट की, मैंने जो शक्ल बनाया ये अथॉरिटी है किसकी? आरबीआई एक्ट की। आरबीआई एक्ट के अंदर रहकर कोई भी काम किया इस आरबीआई ने तो वो क्या है? इंट्रा वायर्स है। और अगर वो इंट्रा वायर्स है तो वो वैलिड है। अगर वो इंट्रा वायर्स है तो क्या है? वैलिड है। लेकिन अगर उसने इस एक्ट के बाहर जाके कोई भी काम किया तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भी अल्ट्रा वायर्स जो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स होता है जो भी आप काम
कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं तो वो इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा वायर्स, और वो वैलिड होगा। लेकिन अगर अपने कानून के दायरे से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो फिर उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, फिर वो वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब है उसको वो काम नहीं करना चाहिए, और जिसने वो काम इसके साथ किया उसको परेशानी आएगी, उसको लॉस होएगा, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए था इस लॉ में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। क्योंकि जो अल्ट्रा वायर्स होता है वो वॉइड होता है, और जो इंट्रा वायर्स होता है वो वैलिड होता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर हमने ये जो दायरा है, ये दायरा किसका है, अगेन फिर वही बात, या तो इसमें कंपनीज एक्ट है या फिर इसमें एमओए है। एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। अगर इसके अंदर रहकर किया तो क्या हो जाएगा बेटे मेरे, इंट्रा वायर्स हो जाएगा, और अगर इसके बाहर जाके किया तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, और अगर अल्ट्रा वायर्स हुआ तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड होने का क्या मतलब है कि कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, कंपनी इज नॉट लायबल। सारा लॉस किसका, आउटसाइडर का। उसने कंपनी के साथ क्यों डील किया ये वो जाने, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, आपको पता होना चाहिए एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है, आप कंपनी के साथ वो काम क्यों कर रहे हैं जो कंपनी काम कर ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर आप वो काम करेंगे तो कंपनी लायबल नहीं होगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अल्ट्रा वायर्स है। अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, राइट। दिस इज व्हाट इज कॉर्पोरेशन केस, राइट। उसके बाद अगर आप देखें, हाँ से बता दिया मैंने। फिर इसका एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसॉल्वेंट। अभी अभी मैंने बताया था पीछे थोड़े टाइम पहले, इंसॉल्वेंट होता है जिसकी एसेट्स, इसको एक और वर्ड बोलते हैं ना, बैंकरप्ट। क्या वर्ड बोलते हैं, बैंकरप्ट। तो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट वो होता है जिसकी एसेट्स कम पड़ गई हैं और लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब इंसॉल्वेंट जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो केपेबल नहीं है। एक इंसॉल्वेंट आदमी जो है वो केपेबल नहीं होता। अब क्या होगा, जब कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया कि जी वो इंसॉल्वेंट है, तो उसकी जगह पे उसका ऑफिशियल असाइनी आ जाता है। कौन आ जाता है, ऑफिशियल असाइनी। या तो उसको ऑफिशियल असाइनी बोलते हैं या फिर ऑफिशियल रिसीवर भी बोल सकते हैं। कहीं उसको लॉ में ऑफिशियल असाइनी कहा जाता है, कहीं उसको ऑफिशियल रिसीवर कहा जाता है। अब ये बंदा क्या करता है, ये इसकी सारी एसेट्स को मैनेज करता है, सारी एसेट्स को मैनेज कर रहा है। उनको बेचेगा, पैसे निकालेगा, उससे उसकी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेगा। सोचो मैंने क्या बोला है। इसको किसने अपॉइंट किया है, तो आंसर आता है इसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया इसको, कोर्ट ने। कोर्ट अपॉइंटेड है। कोर्ट ने क्यों अपॉइंट किया, यही मैनेजमेंट के लिए। कोर्ट ने बोला कि भैया इस बंदे की हालत तो ख़राब हो गई है, ये तो इंसॉल्वेंट हो गया है, ये तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने लायक नहीं है, तो ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर, तुम इसका काम संभालो, इसकी एसेट्स को मैनेज करो, उसको बेचो। मैनेज करने का क्या मतलब है, उसकी सेल करो, पैसा निकालो और उस पैसे से इसकी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करो। और इस दौरान जब तक उसकी इंसॉल्वेंसी चल रही है, जब तक ऑफिशियल असाइनी ये सारे काम संभाल रहा है, इंसॉल्वेंट क्या है, इनकेपेबल है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है। अब क्या हुआ, अब ऑफिशियल असाइनी उसके सारे काम संभाल देगा, सारा जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, वर्क विल बी ओवर। जिसका पेमेंट हो पाया, जितना पेमेंट नहीं हो पाया उसके लिए वो बोल देगा आई एम सॉरी। मान लीजिए 10 लाख मिला सेल करके और जो पैसे लेने वाले हैं वो 20 लाख है, तो 50% पैसा पे हो गया, 50% पे नहीं हुआ, तो ये बैड डेट हो गया लोगों का। क्या कर सकते हैं आप, अगले की गर्दन पकड़ के थोड़ा पैसे निकाल लोगे आप। जो 50% नहीं मिल पाया वो लोगों के लिए क्या हो गया, बैड डेट हो गया। और ये जो इंसॉल्वेंट था उसके लिए डेफिशिएंसी हो गई, अब उसकी कमी है, उसने हाथ जोड़ दिए, जी मुझे माफ़ करिए, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको लगता है मेरी गर्दन पकड़ के पैसे बाहर आएंगे, ऐसा वैसे तो होगा नहीं, प्लीज़ आप मुझे बख्शें। वो सीधा सा बोल के अपना साइड हो जाएगा, यस सॉरी। अब जब ये वर्क ओवर हो गया तो एक रिपोर्ट तैयार हुई। क्या तैयार हुई, रिपोर्ट। वो रिपोर्ट किसको दिखाई गई, कोर्ट को। कोर्ट ने देखा भाई हाँ भाई सारा काम सिमट गया है, सब कुछ हो गया है, जो हो सकता था कर दिया है, बाकी के लिए हाथ जोड़ दिए हैं। तो अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये बंदा फिर से क्या है, सॉल्वेंट है। कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम टू बी सॉल्वेंट। कोर्ट ने बोला भाई नाउ वी डिस्चार्ज हिम फ्रॉम इंसॉल्वेंसी। क्या बोला, वी डिस्चार्ज हिम फ्रॉम इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब है हम इसको इंसॉल्वेंसी से फ्री करते हैं, इसको डिस्चार्ज करते हैं,
इसका मतलब ये फिर से सॉल्वेंट है। अब ये छोले भटूरे बेचे या जो मर्जी करे, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी लिविंग के लिए जो भी ये करता है इसको सब अलाउड है, ढंग का काम जो भी करेगा। और कृपया बाकी लोग इसे डिस्टर्ब ना करें क्योंकि इसे जीने का हक है। अब इसका पूरा बुरा वक्त ख़त्म होता है, अब ये अपना नया जीवन शुरू करेगा। अब दैट इज़ व्हाट इज़ ही सॉल्वेंट। अब वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन पहले ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। इसका मतलब है, आई रिपीट एवरीथिंग, इंसॉल्वेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है। और उसके बिहाफ पे कौन संभालता है सब कुछ? ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, जिसको किसने अपॉइंट किया है? कोर्ट ने। वो इसके एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेगा, जो बाकी बच जाएगा उसको बैड डेट करार कर दिया जाएगा। जब काम खत्म हो जाएगा तो एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट कोर्ट को जाएगी और कोर्ट फिर उसे क्या डिक्लेयर कर देगा? सॉल्वेंट। और अब वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब है जब तक वो इंसॉल्वेंट रहा तब तक वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। राइट? ओके। उसके बाद देखिए पेज नंबर 34 पे आती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। और वो नेक्स्ट पॉइंट है बेटे मेरे कॉन्वेक्ट्स। जो 5वां पॉइंट है अदर पर्सन का, वो कौन है? कॉन्वेक्ट्स। सबको पता होता है कॉन्वेक्ट होता है जिसको सज़ा मिली हुई है ना, जो जिसने कोई ऑफेंस किया है, ऑफेंडर भी बोल सकते हैं इसको आप, अपराधी, और वो जेल में है। तो जब तक वो जेल में है, जब तक उसकी सज़ा चल रही है ना, तब तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब वो फिर से क्या हो गया? इनकॉम्पिटेंट हो गया। हाँ, अगर उसका सेंटेंस होता है जो उसकी सज़ा का पीरियड है ना। सेंटेंस क्या होता है? जो उसकी सज़ा का पीरियड है। अगर सेंटेंस एक्सपायर हो गया, इसका क्या मतलब है? उसकी सज़ा का वक्त ख़त्म हो गया, तो फिर से वो केपेबल हो जाएगा। केपेबल का क्या मतलब है? उसके अंदर फिर से कैपेसिटी आ जाएगी, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर उसका क्या हो गया? सेंटेंस एक्सपायर हो गया, या फिर उसको पार्डन कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? ही इज़ पार्डनड। ही इज़ पार्डन मतलब उसे माफ़ कर दिया गया। अगर उसे माफ़ कर दिया गया तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फिर से वो केपेबल हो सकता है। इसका मतलब है जब तक वो सज़ा चल रही है, ड्यूरिंग हिज सज़ा, वो केपेबल नहीं है। उस दौरान वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कब कर सकता है? या तो सज़ा माफ़ हो जाए या फिर सज़ा ख़त्म हो जाए। दोनों स्थितियों में वो फिर से केपेबल हो जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यस और नो? उसके बाद इसमें जो 6 पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है, एंड दैट इज़ मैरिड वुमन। बड़ी ना इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैरिड वुमन है ना, वो अलग है और उसके हस्बैंड अलग हैं। इसका मतलब वाइफ है और हस्बैंड है। इसका मतलब है हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे वाइफ का कोई हक नहीं होता है। आई रिपीट कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे वाइफ का कोई हक नहीं होता है। और जो जैसे एक लड़की की शादी हुई तो उसको ना स्त्री धन मिला। एक वर्ड आता है स्त्री धन। आई डोंट नो बुक में मिले ना मिले आपको, मैं सिखा रही हूँ आपको। स्त्री कौन होता है? स्त्री होता है वुमन, है ना। स्त्री धन मतलब स्त्री का वुमन, सॉरी, स्त्री का धन, है ना। स्त्री का धन, स्त्री धन क्या होता है? जो उसके फादर ने उसकी मैरिज पे उसको गिफ्ट दिया था। फादर ने उसकी मैरिज पे उसको क्या दिए थे? गिफ्ट्स दिए थे, दहेज जिसको बोलते हो आप। तो वो जो गिफ्ट्स हैं जो उसके फादर ने उसकी मैरिज पे दिए ऑन मैरिज, वो उसका क्या कहलाता है? स्त्री धन। ठीक है। और ये स्त्री धन पे किसका हक होता है? वुमन का। इस पे वुमन का राइट है। और इस स्त्री धन से वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती हैं। वो सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। अदरवाइज हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उस पर उनका कोई हक नहीं होता है। हाँ, उस वुमन ने अपने नाम से जो प्रॉपर्टी ली है, कल को उसके हस्बैंड ने पैसा खर्च किया भले, वो एक अलग इशू है, लेकिन वुमन के नाम पे प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से तो वो अपनी एसेट से वो बिजनेस कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन हस्बैंड की प्रॉपर्टी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। फिर इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि ये लॉ ऑफ एजेंसी पे बेस्ड है, जो IPCC लेवल पे आता है, कि जो वाइफ है ना उसको हस्बैंड की एजेंट माना गया है। शी इज़ एजेंट ऑफ हस्बैंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो, हिंदुस्तान मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, फिर हम ये मान के चलते हैं कि जी घर को संभालने की सारी जिम्मेदारी मेल मेंबर की होती है, हेड ऑफ द फैमिली भी उनको माना गया है। तो इसलिए जो वाइफ की जिम्मेदारी है वो किसकी मानी गई है? हस्बैंड की। ठीक है। तो अगर वो दो केस बनते हैं, एक केस बनता है दे लिव टुगेदर। हाँ हाँ हाँ, इतना डिटेल यहाँ पे आएगा नहीं तो रहने देते।
आपके लेवल की बात करते हैं, वो ये कि ये केस नहीं लेते, ठीक है, छोटी सी बात करते हैं जो आपकी बुक में लिखी है। पहली बात तो ये कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि हाँ, ये बात लिखी है, एक लाइन में लिखी है, वैसे ही समझा देती हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती अभी। वो IPCC लेवल पे बहुत लॉ ऑफ एजेंसी है, वो इंटरेस्टिंग है बहुत, आएगा। फिलहाल नहीं, फिलहाल छोटी सी बात कि जो वाइफ हैं, ठीक है, ये अपनी नेसेसरीज़ के लिए, नेसेसरीज़ क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताया था, ये अपने नेसेसरीज़ के लिए अपने हस्बैंड के नाम से उधार ले सकती हैं। शी कैन यूज़ हर हस्बैंड्स क्रेडिट, ऐसे बोलेंगे, शी कैन यूज़ हर हस्बैंड्स क्रेडिट। इसका मतलब है वो उनके नाम से क्रेडिट ले सकती हैं अगर वो उनकी क्या है, नेसेसरीज़, और अगर जो हस्बैंड हैं वो उनको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। इफ़ हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड हर विद मेंटेनेंस, जब मैंने बोला व्हेन हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड हर विद मेंटेनेंस, इसका क्या मतलब है कि वो उसको घर खर्च के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं या उनके खर्चे नहीं निपटा रहे हैं, तो वो अपनी नेसेसरीज़ के लिए हस्बैंड के नाम पे उधार ले सकती है। मतलब दुकानदार के पास गई और जो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़रूरी सामान था वो लिया और बोला पैसे मेरे हस्बैंड दे जाएंगे, खाते में उनके नाम पे लिख दो आप। अब दुकानदार किससे क्लेम करेगा, हस्बैंड से। हस्बैंड के पास बचने का यहाँ पे एक रास्ता है कि क्या हस्बैंड उनको मेंटेनेंस देते हैं, क्या वो उनको संभालने का सारा खर्चा निपटा रहे हैं, नहीं तो फिर उनको पे करना पड़ेगा। अगर हस्बैंड ये प्रूव कर दे जी मैंने तो पैसा दिया था, मैडम से पूछो उस पैसे का क्या किया, इसी काम के लिए पैसा दिया था, फिर तो वो बच जाएंगे, अदरवाइज बचने का कोई चांस नहीं है, राइट। पढ़ती हूँ वो लाइन जो आपकी बुक में लिखी हुई है। इसमें एक लाइन और सीखो, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, शी कैन प्लेज हिज क्रेडिट। क्या बोलते हैं, शी कैन प्लेज हिज क्रेडिट फॉर हर नेसेसरीज, फॉर हर नेसेसरीज। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी नेसेसरीज़ के लिए अपने हस्बैंड के नाम से उधार ले सकती है। प्लेज होता है गिरवी रखना, है ना, तो वो किसको गिरवी रख सकती है, अपने हस्बैंड के नाम को। तो शी कैन प्लेज हिज क्रेडिट फॉर हर नेसेसरीज, बोल सकते हो। अब बोलो, शी कैन प्लेज हिज क्रेडिट फॉर हर नेसेसरीज, मेरे साथ साथ बोलोगे तो आ भी जाएगा। देखो यही था, शी कैन प्लेज हिज क्रेडिट फॉर हर नेसेसरीज। इसका मतलब है कि वो अपने हस्बैंड के नाम से अपनी नेसेसरीज़ के लिए उधार ले सकते हैं, राइट। क्योंकि वो वाइफ क्या मानेंगे, हस्बैंड की एजेंट, तो इसलिए खरीदेंगी वो, और पैसे कौन देंगे, हस्बैंड, क्योंकि वो नेसेसरीज थी, हस्बैंड को प्रोवाइड करना चाहिए था, सो उन्होंने किया नहीं, राइट, दैट इज़ द पॉइंट। और हाँ यही लिखा है, बस पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, सिंपल अंग्रेजी है। यहाँ जाके बेटे मेरे ये चैप्टर क्लोज होता है। अगली बार हम कुछ वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा लंबा भी है, इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, अच्छा लगेगा सब कुछ। चलो यहीं समाप्त करते हैं आज की क्लास। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।